हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल प्रेप रीडर। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल प्रेप रीडर पर। कैसे हो आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। हम यहाँ पे बात करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी साहित्य, जिसकी यूनिट 10, जिसमें हमें हिंदी साहित्य की अन्य गद्य विधाएं पढ़नी होती है। उसमें हम आज पढ़ेंगे भोलाराम का जीव। भोलाराम का जीव एक कहानी है। सॉरी, भोलाराम का जीव कहानी हमारे यूनिट 10 में लगी हुई है, जो कि एक व्यंग्यात्मक रूप से कहानी लिखी गई है। उस पर हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखें कि भोलाराम का जीव कहानी किसकी है। हरिशंकर परसाई जी की है। हरिशंकर परसाई जी, ये आप लोगों को पता होगा। ये बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग, काफी अच्छी कहानी है। अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको एक नई चीज भी समझ आएगी, नई समझ बनेगी आपको चीजों को लेके। सबसे पहले अगर हम इसकी छोटी सी डिटेल पढ़ते हैं, भोलाराम का जीव। भोलाराम का जीव कहानी किसकी है? हरिशंकर परसाई जी की। हरिशंकर परसाई जी की ये कहानी, अगर हम हरिशंकर परसाई जी के जन्म की बात करें या उनका समय क्या है उसकी बात करें तो 1924 इनका जन्म हो गया। अगर हम इनके निधन की बात करें तो इनका निधन कब होता है? 1995 में। तो ये हरिशंकर परसाई जी का क्या हो गया? समय हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भोलाराम का जीव कहानी, इसका प्रकाशन वर्ष कब होता है तो 1967 में इसका प्रकाशन वर्ष होता है। प्रकाशन कब होता है? 1967 में। ये हो गई एक तरीके से मोटी मोटी चीजें कि इसमें इसकी जो प्रकाशन वर्ष हो गया, लेखक हो, ये क्या है। यह कहानी हमें एक समाज के ऊपर जो चीजें होती है उस पर व्यंग्य किया गया, यानी कि सामाजिक व्यंग्यात्मक या फिर फैंटेसी शैली में रचित एक कहानी है। इस कहानी में जनता को एक उस प्रतीक के रूप में बताया गया है जो कि भ्रष्ट नौकरशाही होते हैं या फिर लाल फीताशाही होता है, उस पर कटु व्यंग्य किया गया है, यानी कि भ्रष्ट नौकरशाही। नौकरशाही। जो इस कहानी का मुख्य पात्र भोलाराम होता है, वो जब अपनी जॉब कर रहा होता है तो उसको पेंशन का समय आता है, पेंशन नहीं मिलती है। उसके चक्कर में वो बार बार अपनी फाइलें ले जा करके दफ्तर में चक्कर काटता है कि उसको उसके फाइल्स पे साइन हो जाए ताकि उसको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाए। तो ये सारी चीजें बहुत लंबे समय तक चलती है, लेकिन उसको क्या होता है कि उसके फाइल पर साइन नहीं होते, पेंशन वाली फाइल पर। लेकिन फिर ऐसे उसको बार बार चक्कर काटते हुए जाते हुए उसके अंत में मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उनके घर में इतनी गरीबी होती है कि वो एक रिटायर व्यक्ति होने के बावजूद उसको पेंशन नहीं मिलने के कारण उसका परिवार भूख से मर रहा होता है और उसी बीच में भोलाराम की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से ये कहानी एक सरकारी कर्मचारी है, उनकी अमानवीयता दिखाई गई है, उनकी संवेदनहीनता दिखाई गई है कि किस तरीके से एक व्यक्ति की मृत्यु केवल भूख के कारण हो जाती है, उसको पेंशन, उसका हक होता है, उस हक पर उसको हमेशा भेज दिया जाता है कि तुम इससे ऊपर वाले पद के पास अपनी फाइल लेकर जाओ या उसके पास जाओ, कभी इसी के पास। उनसे दिन भर चक्कर कटवाते रहते हैं, लेकिन फाइल पर साइन नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि इस पर कुछ वजन रखो। उनके वजन का क्या मतलब होता है कि तुम रिश्वत दो, पैसे दो, तब जाकर के तुम्हारी इस फाइल पर साइन होंगे, तभी जाकर तुम्हें पेंशन मिलेगी। लेकिन भोलाराम के पास इतना पैसा नहीं होता, इतनी रिश्वत देने के लिए चीजें नहीं होती है। तो वो चक्कर काटता रहता है, लेकिन कोई उसकी समस्या को नहीं समझता है। और जो उस वहां का वातावरण होता है कर्मचारियों वगैरह का, सरकारियों का, तो उसके मानवीयता को किस तरीके से दिखाई गई, ये हम आज इस कहानी में पढ़ेंगे। तो इसकी हम मोटा मोटा बात कर लेते हैं। सरकारी कर्मचारियों की अमानवीयता इसमें दिखाई गई है। संवेदनहीन व्यक्ति किस तरीके से हो जाता है उस चीजों को दिखाया गया है। और ये हमने बात करी ली कि भ्रष्ट नौकरशाही पर इस पे व्यंग्य किया गया। और अगर हम इसमें पात्रों की बात करें तो मुख्य रूप से तो हमारे पास क्या हो गए? भोलाराम जी मुख्य पात्र हो गए इस कहानी के। इसके अलावा इनकी पत्नी होती है, इनके छोटे बच्चे भी होते हैं। चित्रगुप्त होते हैं, धर्मराज होते हैं, चित्रगुप्त हो गए, धर्मराज है।
ये इस कहानी के मुख्य पात्रों में, इसके अलावा नारद मुनि भी होते हैं। बोलाराम के परिवार में उसकी पत्नी हो गई, 2 उनके लड़के होते हैं और 1 लड़की होती है। एक दफ्तर का बाबू का भी बार बार जिक्र आता है, दफ्तर का बाबू। परिवार में कौन कौन हो गया? पत्नी, 2 लड़के और 1 लड़की। इसके अलावा नारद भी एक मुख्य पात्र के रूप में आते हैं। बाकी के सारे पात्र हम कहानी को पढ़ते समय पढ़ेंगे कि और इसमें कौन कौन से अन्य पात्र हैं, उनके कथन कौन कौन से हैं, या फिर क्या चीजें और हमें इस कहानी में देखने को मिलती है। तो वो सारी हम पूरी कहानी को आज समझेंगे हमारे सामने और उसको डिटेल में अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। आपको भी चीजें समझनी है कि जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल के पैटर्न के हिसाब से हमें चीजें डीप पूछी जा रही है, या कहानी में जो घटनाएं चल रही होती है उन घटनाओं का क्रम पूछ लिया जाता है, पात्रों के कथन क्रम से पूछ लेते हैं, या फिर मैच द कॉलम्स में पूछ लेते हैं। तो आपको हर एक चीज को ध्यान रखना है कि कौन सा कथन किस पात्र का है, या फिर उस कहानी में जो घटनाएं चल रही है उसका क्रम क्या है। वो चीजें तभी हो सकती हैं जब आप इनको कंटिन्यू पढ़ते जाओ डेली बेस पे, या फिर 2-4 बार उस कहानी को पढ़ लो। अब देखो आगे हम देखते हैं। अभी हमारे सामने बोलाराम का जीव कहानी है। इस कहानी को हम पूरी अच्छे तरीके से एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, और जहां जो चीजें इंपॉर्टेंट होगी उसको मैं अंडरलाइन करूंगी। आप कोशिश करना कि क्लास लेते लेते समय उसको साथ में शॉर्ट नोट्स तैयार कर लो, क्योंकि पूरी कहानी वापस लेकर बैठोगे या फिर बाद में उसका नोट्स बनाना स्टार्ट करोगे तो आपका समय जाएगा। इससे अच्छा है क्लास से आप चीजें भी सीखते जाओ और साथ में शॉर्ट नोट्स भी बनाते जाओ, ताकि आपका समय कम खराब हो। अभी देखो शुरुआत कैसे होती है। ऐसा कभी नहीं हुआ था, धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों। पहला पात्र, जिस हिसाब से एंड अभी हमें एग्जाम का हमारा जो पैटर्न चेंज हो रहा है, जिस तरीके से चीजें पूछी जा रही है, वहां हमें हर एक पॉइंट को एकदम अच्छे से डिटेल में समझना है। मान लो बाई चांस हमें इस कहानी के स्टेटमेंट दे दे और उसमें पूछे कि इस कहानी की शुरुआत किस पात्र से होती है या फिर किस वाक्य से होती है, तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नर्क में निवास स्थान अलॉट करते आ रहे थे। इसको भी हमें ध्यान रखना है। जिस तरीके से यूनिट 7 की धुलाई वाली कहानी से हमें यह पूछा गया था कि 5 अंग्रेजी के शब्द दिए गए हैं, उनको आप क्रम से लगाओ कि कौन सा शब्द पहले आया और कौन सा शब्द उसके बाद में आया। उन्हीं प्रश्नों के बेस पर हम हर एक यूनिट को तैयार करेंगे। तो धर्मराज पहला पात्र सबसे पहले इस कहानी में आता है और सबसे पहले अलॉट शब्द का यूज होता है। पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। कैसा नहीं हुआ कि जब धर्मराज जो है स्वर्ग नरक में जो व्यक्ति की मृत्यु होती है या फिर उसके बाद उनको कहाँ अलॉट करना है, वो चीजें पता होती है, सबका होता है। लेकिन उसके साथ पहली मार हो रहा है कि बोलाराम का जीव जो है वो मृत्यु के बाद भी खो जाता है और उसको मिलता नहीं है। इस पर ये जो है चर्चा चल रही होती है और उसी को व्यंग्यात्मक रूप में इसी तरीके से बताया गया है कि एक तरफ तो धर्मराज वगैरह स्वर्ग नरक की बातें करके, और दूसरी तरफ जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं उनकी भ्रष्ट रणनीति उसको भी इसमें दिखाया गया है। तो आगे देखो, सामने बैठे चित्रगुप्त, ये हमारा एक मोस्ट इंपोर्टेंट पात्र आ गया। बार बार चश्मा पोंछ, बार बार थूक से पन्ने पलट रजिस्टर पर रजिस्टर देख रहे थे। गलती पकड़ में नहीं आ रही थी कि आखिर कहां ऐसी गलती हुई है कि बोलाराम का जीव हमसे गुम हो गया। आखिर उन्होंने खींचकर रजिस्टर इतने जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए बोले, महाराज रिकॉर्ड सब ठीक है। बोलाराम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, परंतु यहाँ पे अभी तक नहीं पहुंचा। तो यहाँ क्या देखना हमें कि बोलाराम के जीव की मृत्यु कितने दिन पहले हो जाती है? 5 दिन पहले। और ये यमदूत भी हमारे यहाँ एक इंपॉर्टेंट पात्र के रूप में आएगा। फिर धर्मराज ने पूछा, और वे दूत कहाँ है? महाराज वे भी लापता है। यानी कि जो बोलाराम के जीव को लेने के लिए दूत गया उसके बारे में धर्मराज पूछता है कि वो दूत कहाँ है। तो फिर नारद जी यानी महाराज बोलते हैं कि वो स्वयं भी लापता है। आगे देखो, अब हमें यहाँ पे धर्मराज के कथनों को इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि वो कहां पे कौन से कथन। इसी समय द्वार खुले
और एक यमदूत बदमाश वहां आया। उसका मौलिक कुरूप चेहरा परिश्रम, परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे तू कहाँ रहा इतने दिन? भोलाराम का जीव कहाँ है? यानी कि जो व्यक्ति भोलाराम के जीव को लेने के लिए गया था वो वापस उनके सामने आता है। तब उसके दृश्य को दिखाया गया, तब पूछते हैं कि भोलाराम का जीव कहाँ है? तो भोलाराम के जीव को लेने के लिए गया था। यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दया निदान, मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया? आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर भोलाराम का जीव मुझे चकमा दे गया। तो यहां हमें क्या चीज ध्यान रखनी है कि चित्रगुप्त प्लस यमदूत की यहां पे चर्चा चल रही है। तो ये इस तरीके का कथन किसी भी तरीके से हमें पूछे जा सकता है घुमा फिरा के। तो हमें हर एक चीज ध्यान रखनी है कि कहानी पढ़ते समय कि अच्छा हाँ ये वाला जब घटना चल रही थी वहां किसका कथन आ रहे थे? चित्रगुप्त और यमदूत का। फिर वो कहते हैं 5 दिन पहले जब जीव ने भोलाराम का देह छोड़ा। ये फिर से ध्यान रखना है, बार बार कह रहे हैं हमें कि भोलाराम के जीव ने कितने दिन पहले देह छोड़ा, यानी कि कब उसकी मृत्यु हुई? तो 5 दिन पहले। तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की। नगर के बाहर ज्यों ही मैं उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, त्यों ही वे मेरी चंगुल से छूटकर न जाने कहां गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान मारा, पर उसका कहीं पता नहीं चला। धर्मराज क्रोध से बोला, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। यहां क्या ध्यान रखना है कि धर्मराज ने यमदूत को क्या बोला है? बूढ़ा बोला है। हर एक चीज को अच्छे से आप नोट डाउन करके जाना। जिसको गोल चक्कर लगा रहे हैं, हाईलाइट हो रही है चीजें, उन सभी को आपको अंडरलाइन वाली चीजें सबको लिख के चलना है कि हाँ हमें इस तरीके से चीजें पूछी जा सकती है। आगे देखो, दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। यानी कि महाराज नाम से संबोधित किसको किया? धर्मराज को। मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई इंद्रजाली हो गया कि भोलाराम का जीव मेरे हाथों निकल गया और वो कहीं और चला गया। फिर चित्रगुप्त कहता है, महाराज आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है। ये इंपॉर्टेंट कथन है, इसको हमें ध्यान रखना है। किसका कथन है? चित्रगुप्त जी का। लोग दोस्तों को कुछ चीज बेचते हैं और उसे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। यहां पे व्यंग्य किया गया है कि यानी कि जो गफलाबाजी होती है, बीच में चीजें जो जहां पहुंचनी चाहिए वो चीजें वैसे नहीं होती है, उसको रिश्वत के लिए पकड़ लेते हैं या अपने पास रख लेते हैं। जब उनको रिश्वत मिलती है तो वो दे देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे इन पे व्यंग्य किया गया है। हौजरी के पार्सलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डब्बे रास्ते में कट जाते हैं। यानी कि पूरी तरीके से भ्रष्टाचार पर इन्होंने यहाँ पे व्यंग्य करते हुए बताया है। एक बात और हो रही है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर बंद कर लेते हैं। तो यहाँ पे राजनीतिक दलों पर भी व्यंग्य किया गया है। अगर हमें पूछ ले कि क्या इस कहानी के हिसाब से जो रेलवे की चीजें होती है या फिर रेलवे से संबंधित जो वातावरण होता है उस पे क्या इसमें व्यंग्य किया गया है या फिर राजनीतिक दलों पे व्यंग्य किया गया है, तो वहां जब हमारे सामने पॉइंट्स आएंगे तो वहां हम ये सारी चीजें भूल जाएंगे कि हाँ भोलाराम के जीव से संबंधित कहानी है, उसका जीव नहीं जाता है। और उससे हम इतना समझ सकते हैं कि हाँ राजनीतिक भ्रष्टाचार की जरूर बात हो सकती है, लेकिन क्या वहां पर जो रेलवे के बारे में चीजें हैं उसका भी जिक्र किया गया या नहीं? तो ये चीजें तभी समझ आएगी जब आप कहानी को पूरा पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ोगे, उसके एक एक पॉइंट पे ध्यान दोगे, तभी ये चीजें होगी। क्योंकि अभी प्रश्न वाकई में काफी डीप पूछे जा रहे हैं। आप पेपर देखना, जून 2025 का देखना, दिसंबर 2025 का देखना, आपको चीजें समझ में आएगी कि भाई चीजें सच में वाकई में काफी डीप पूछी जा रही है। तो हम किसी भी चीज को छोड़ नहीं सकते हैं। हाँ इतना कर सकते हैं, क्लास आपके सामने है, क्लास में पढ़ो, उसके साथ शॉर्ट नोट्स बनाओ। क्योंकि आपको अगर क्लास में सुन लोगे कि दोबारा आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शॉर्ट नोट्स आपके तैयार रहेंगे। जैसे जैसे समझा रही हूँ उसी सीक्वेंस में नोट्स बनाते जाओ ताकि आपके लास्ट में नोट्स काम आए। कहीं भोलाराम के जीव को भी तो किसी विरोधी ने मरने के बाद खराबी करने के लिए तो नहीं उड़ा दिया। आगे देखो, धर्मराज ने व्यंग्य से
चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है। यह भी एक इंपॉर्टेंट कथन है कि कौन कहते हैं, धर्मराज किससे कहते हैं, चित्रगुप्त जी से कहते हैं कि तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है। भला भोलाराम जैसे नगण्य दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना, वो पूछता है धर्मराज कि लगता है तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई। वो एक भोलाराम जो कि एक बूढ़ा व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति, उससे किसी को क्या लेना देना, वो उसके साथ ऐसा क्यों करेंगे या फिर उसको कहीं क्यों रोकेंगे। तो इस तरीके की चर्चा यहाँ पे चल रही होती है। इस समय कहीं से घूमते घामते नारद मुनि आ जाते हैं, ये भी इस कहानी के पात्र हो गए। आगे देखो, धर्मराज को गुमसुम बैठे देख बोले क्यों धर्मराज कैसे चिंतित बैठे हैं, क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई है। ये कथन किसका है, नारद मुनि का। धर्मराज ने कहा वे समस्या तो कब की हल हो गई मुनिवर, तो मुनिवर के नाम से किसको कहा है, नारद को। नरक में पिछले सालों में बड़े गुणी कारीगर आ गए हैं, कई इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई, बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए। तो यहां पे हम क्या ध्यान रखना है, ठेकेदार का वर्णन किया गया है, इंजीनियरों का वर्णन किया गया है, जिन्होंने ठेकेदार से मिलकर 5 वर्षीय योजना, इसका भी वर्णन किया गया। ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, शब्द है, आप इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, अपनी चीजें लिख करके रखना। देखो हो सकता है इस यूनिट में से अगर हम बात करें कि जितने हम वर्डों को अंडरलाइन करें, मान लो आपको लगे कि इसमें से नहीं आते, बस नहीं आएंगे, लेकिन हम जितने यूनिट से सब में इसी तरीके से पढ़ेंगे तो इन सभी चीजों से हम सीखते हुए चलेंगे कि इससे नहीं किसी और से पूछ ले, या हो सकता है इसी से पूछ ले। तो हम किसी भी यूनिट में से किसी भी पॉइंट को नहीं छोड़ सकते, तो आप साथ साथ इन सभी चीजों को लेकर चलना है। ओवरसियर है, जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर गए ही नहीं, इन्होंने बहुत जल्दी नरक में कई इमारतें तान दी हैं। यानी कि यहाँ पे जो मजदूरों की दशा होती है, यानी कि जो अगर हम अपनी रियल लाइफ में बात करें कि मान लो कि नारद मुनि को, धर्मराज जी को छोड़ दो, अगर हम देखें जो मजदूर काम करते हैं अपना, उसको उनके पैसे नहीं मिलते, या फिर जो बिचौलिया होते हैं वो उन पैसों को खा जाते हैं या फिर कम दे देते हैं, या फिर ये कहते हैं अगली तारीख को देंगे, इसके बाद देंगे, तुमने उस दिन काम कम किया था इसलिए तुम्हें कम पैसे मिलेगा। इस तरह की कई सारी चर्चा होती है। तो मजदूरों के ऊपर भी, जो मजदूरों की स्थिति होती है उस पर भी इन्होंने इसमें जिक्र किया है। इन्होंने बहुत जल्दी नरक में कई इमारतें तान दी, वे समस्या तो हल हो गई, पर अब एक बड़ी समस्या क्या आ रही है कि बोलाराम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई। उसके जीव को ये दूत यहां ला रहा था कि जीव इसे रास्ते में चकमा देकर भाग गया। इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला पर वे कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। नारद ने पूछा उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था। अब देख रहे हो यहां पे चीजें पूर्ण रूप से हम एकदम ऑटोमेटिक सीधी समझ आ रही, सामने ही व्यंग्यात्मक रूप में बोला है। नारद जी ने सीधा ही बोल दिया कि क्या उनपे इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था। अगर ऐसा होगा तो हो सकता है उनको नहीं आने दिया हो और उनकी फाइलें रोक ली हो सकता है उन लोगों ने इसलिए इनको रोक लिया हो। चित्रगुप्त ने कहा इनकम होती तो टैक्स होता, भूखमरा था। यानी कि जो व्यक्ति जिसके पास 2 टाइम का खाना खाने का खाना नहीं है या फिर पैसा नहीं है, उस व्यक्ति के पास कैसा इनकम टैक्स लगेगा। लेकिन भ्रष्ट राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। उसमें अगर चीजें ऐसी हो कि मान लो उनको पैसे नहीं देना, पेंशन नहीं देना हो, रिश्वत खानी हो, तो वो लोग उन पे इनकम टैक्स का भी इल्जाम लगा देंगे या फिर बोल देंगे वो नहीं भराए तो तुम इनकम टैक्स दो, तभी तुम्हें फाइल आगे बढ़ेगी तुम्हारी, वरना नहीं बढ़ेगी। तो इस तरीके की चीजें इसमें चलती हैं। फिर क्या कहते हैं, भूखमरा कौन था? बोलाराम का जीव। तो इसे भी ध्यान रखना है कि बोलाराम को भूखमरा किसने बोला? चित्रगुप्त ने कहा। नारद बोले मामला बड़ा दिलचस्प है, अच्छा मुझे उसका नाम बता तो बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूं। तो दूत के बाद में पृथ्वी पर कौन जाता है? नारद। पहले दूत जाता है, फिर नारद जाते हैं। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया भोलाराम नाम था उसका, जबलपुर शहर में रहता था और धम्मापुर मोहल्ले में नाले के किनारे उसका घर था।
तो ये चीजें ध्यान रखना। ये उसका एड्रेस है कि कौन से शहर का इसमें वर्णन किया गया। उसका घर कहाँ था? धम्मापुर मोहल्ले में, नाले के किनारे, 1.5 कमरे टूटे फूटे मकान में वह परिवार समेत रहता था। उसकी एक स्त्री थी, यानी कि उसकी पत्नी थी, 2 उसके लड़के थे और 1 लड़की थी। ये उसका परिवार था। उम्र लगभग 60 वर्ष। किसकी? भोलाराम की। भोलाराम की उम्र कितनी हो गई? 60 वर्ष। सरकारी नौकर था। यह भोलाराम की विशेषताएं हो गई कि भोलाराम हो गया, उम्र इसकी 60 वर्ष हो गई और सरकारी नौकर था, यानी कि सरकारी उसकी नौकरी थी, सरकारी नौकर था। और परिवार की हमने बात कर ली, ये इसका परिवार हो गया। 5 साल पहले रिटायर हो गया था। 5 साल पहले उसकी मृत्यु हुई, 5 साल पहले वो रिटायर हुआ था। तो दोनों चीजें ध्यान रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों ही जगह 5 साल का जिक्र किया गया है। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया था, इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में भोलाराम ने संसार ही छोड़ दिया। देखो, हाँ, एक व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी होते हुए भी उसके जीवन में इतनी गरीबी है, उसने देश को जो सेवा दी, जिस हिसाब से अपनी नौकरी करी, चीजें जो थी उसकी लाइफ में, लेकिन जैसे ही उसने नौकरी छोड़ी उसके बाद उसको पेंशन नहीं मिलती है, उसकी कोई मदद नहीं करता है और उसका परिवार भूखा मरता है। और भूख के कारण स्वयं भोलाराम की मृत्यु हो जाती है और पैसों की कमी के कारण वो अपना किराया भी नहीं दे पाता और उसकी मृत्यु हो जाती है अंत में। फिर उसका एक परिवार रहता है छोटा सा, वो भी भूख के कारण मरता है और उसकी भी चीजें वैसे ही गरीबी में चल रही होती है। आज 5वां दिन है, यानी कि 5 साल पहले तो भोलाराम की मृत्यु हुई थी और 5 साल पहले तो रिटायर हुए थे और 5 दिन पहले मृत्यु हुई थी। तो दोनों चीजें ध्यान रखनी है, 5 दिन और 5 साल। बहुत संभव है कि अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है तो उसने भोलाराम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा, इसलिए आपको परिवार की तलाश में काफी घूमना पड़ेगा। माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन, जब माँ बेटी दोनों रो रही थी, उसी से नारद समझ गया था कि हाँ, जिस परिवार से या जिस घर से आसपास में हूँ वहां से अगर रोने की आवाज आ रही, क्योंकि उनके पति की मृत्यु हो चुकी है और वो गरीबी में है और खाने पीने की भी उनको समस्या है, तो ऐसे में माँ बेटी का क्रंदन उन्हीं के घर से आ सकता है। तो नारद समझ जाते हैं कि हाँ, ये घर भोलाराम का ही है। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देखकर कहा, आगे जाओ महाराज, क्योंकि उनके पास तो कुछ चीजें होती नहीं है देने को कि वो किसी ब्राह्मण को या नारद को कुछ दे सके, इसलिए वो कहती है। नारद कहता है, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोलाराम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है, अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी। ये कौन कहता है? नारद मुनि। भोलाराम की पत्नी बाहर आती है, उनसे नारद जी कहते हैं, माता, भोलाराम को क्या बीमारी थी? क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चीज ध्यान रखनी है। 5 साल हो गए हैं पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते थे, पर वहां से या तो जवाब आता ही नहीं था, और आता तो ये कि तुम्हारी पेंशन के मामले में विचार हो रहा है। इन 5 सालों में सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा है। चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। किसने? भोलाराम ने। 5 साल से उनको पेंशन नहीं मिली थी और हर 10-15 दिन में वो ऑफिस में जाते थे और वो सभी लोगों से दरख्वास्त करते थे कि मेरी पेंशन की फाइल पर साइन कर दो ताकि मेरा परिवार भूखों ना मरे, लेकिन कोई नहीं सुनता और अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है। और ये चीज ध्यान रखनी है कि उनकी बीमारी के बारे में जब भोलाराम की पत्नी से नारद जी पूछते तो वो क्या बताते हैं कि किसकी बीमारी थी? आप गरीबी की बीमारी थी। वहां पे हमें कुछ और ऑप्शंस दे देंगे, भूख की बीमारी थी, पैसों की बीमारी थी, या फिर कुछ भी ऐसी चीजें दे देंगे जहां हम कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आपको नोट डाउन करके रखना है कि हाँ, उनको गरीबी की बीमारी थी, ऐसा बताया। अभी आपको चीजें बहुत इजी लग रही है, बहुत ऐसा लग रहा है, लेकिन वहां पे जैसे ही वो शब्दों से खेलना शुरू करेंगे ना, तो हम वहां कंफ्यूज हो जाएंगे। गरीबी में, पैसा में, भूख में, बहुत सारे ऐसे सिमिलर वर्ड्स होते हैं जो वो देंगे। तो सीधी सी बात है कि उससे अच्छा हम पहले ही इनको लिख कर रखे। आगे देखो, नारद ने कहा, क्या करोगी माँ, उनकी इतनी ही उम्र थी? ऐसा तो मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी, 50-60 रुपए महीना पेंशन
मिलती तो कुछ और काम कहीं करके गुजारा हो जाता, पर क्या करें, 5 साल नौकरी से बैठे हो गए और अभी तक एक कौड़ी नहीं मिली। दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद को थी नहीं, तो वे अपने मुद्दे पर आए। माँ, ये तो बताओ कि किसी से उसका विशेष प्रेम था जिससे उनका जी लगा हो। पत्नी बोली, लगाव तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है। फिर नारद जी कहते हैं कि नहीं, परिवार के बाहर भी किसी से हो सकता है, मेरा मतलब है किसी स्त्री। वो इतना कहते जितने में सॉरी, बोलाराम की पत्नी गुरकर उसको बोलती है, बोली, अब कुछ मत बको महाराज, तुम साधु हो, उचक के नहीं हो। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री की ओर आंख उठाकर नहीं देखा। नारद हंसकर बोले, हाँ, तुम्हारा ये सोचना ठीक ही है, यही हर अच्छी गृहस्थी का आधार है। यानी कि यहाँ अच्छी गृहस्थी का आधार क्या बताया कि एक पत्नी अपने पति के बारे में कुछ गलत नहीं सोचती, तो वो सारी चीजें इसमें दी गई है। अच्छा माता, मैं चला। स्त्री ने कहा, महाराज आप तो साधु है, सिद्ध पुरुष है, तो इसको भी ध्यान रखना है कि इस कहानी में साधु या सिद्ध पुरुष के नाम से किससे संबोधित किया गया है, तो नारद को, और किसने किया है, बोलाराम की पत्नी ने। बोलाराम की पत्नी ने नारद को किस नाम से कहा है, सिद्ध पुरुष के नाम से। कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए, इन बच्चों का पेट कुछ दिन के लिए भर जाए। जब नारद मुनि अपना काम करने के लिए बोलाराम के परिवार के पास आते हैं, तो वो अपनी समस्या सुलझाने आते हैं। वहीं पे उनसे उनकी पत्नी ही बोल देती है कि तुम इससे चाहे कि तो हमारी कुछ हेल्प कर दो, अगर यहाँ तक आए हो तो। नारद को उनकी जो व्यथा, उनके दुख सुन रहे थे, तो तब उनको दया आ जाती है। वे कहने लगे, साधुओं की बात कौन मानता है, मेरा यहाँ कोई मठ तो है नहीं, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि बोलाराम की जो पेंशन की फाइल है वो आगे बढ़ जाए और आप लोगों को पेंशन मिल जाए। वहां से चलकर नारद सरकारी दफ्तर पहुंचे। वहां पहले ही से कमरे में बैठे बाबू, ये भी एक पात्र है, बाबू से उन्होंने बोलाराम के केस के बारे में बातें की। तो सबसे पहले नारद ने बोलाराम के केस के बारे में किससे बात की, बाबू से बात की। उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला, बोलाराम ने दरखास्तें तो भेजी थी, पर उन पर वजन नहीं रखा था। यहाँ पे वजन का क्या मतलब हो गया, रिश्वत नहीं रखी थी। अगर रिश्वत रखते तो उनकी फाइल भी आगे बढ़ती, उनको पेंशन भी मिलती, उनकी मृत्यु भी नहीं होती, और आज उनका परिवार इस तरीके से भूख से नहीं मरता। लेकिन केवल एक कारण कि उन्होंने रिश्वत नहीं दी, अपनी फाइल पर वजन नहीं रखा, तो आज वो उनकी मृत्यु हो चुकी है और उसका परिवार आज इस दशा में है, इसलिए कहीं उड़ गई होगी। नारद ने कहा, भाई ये बहुत से पेपर वेट तो रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिया। बाबू हंसा, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती, दरख्वास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। खैर, आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। पेपर वेट यानी कि जब इन्होंने कहा कि इस पे कुछ वजन रख दीजिए, तो नारद जी ने समझा कि हाँ, ये इस तरीके से कह रहे होंगे कि पेपर उड़ रहा है, तो उस पर कुछ वजन यानी कि कुछ ऐसी भारी चीज रख दो जिससे वो पेपर ना उड़े। तो इसी पे जो बाबू होता है वो उन पे हंसता है और उनके बारे में कहता है कि आपको ये सारी चीजें नहीं पता है। नारद उस बाबू के पास गए, उसने तीसरे के पास भेजा। बाबू के पास, बाबू से कहां गए वो, तीसरे के पास, तीसरे से चौथे के पास, चौथे से पांचवा, इस तरीके से वो चक्कर काटते रहे। जब नारद 25-30 बाबुओं को, यानी कि टोटल कितने हो गए, 25-30 बाबुओं के चक्कर काट चुका था, इसके बाद और अफसरों के पास घूम आए, तब एक चपरासी ने कहा, महाराज आप क्यों इस झंझट में पड़ गए, अगर आप साल भर भी यही चक्कर लगाते रहे तो भी काम नहीं होगा, आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर दिया तो भी काम हो जाएगा। सीधे बड़े साहब से मिलिए, जिनका पेंशन वाले फाइल पे साइन होना है, उनसे बात करोगे और उनको खुश कर दोगे तो फाइल पे साइन हो जाएगा। और खुश करने का क्या मतलब है कि वही चीजें, रिश्वत दे दो, वजन रख दो और फाइल आगे बढ़ जाएगी। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुंचे, बाहर चपरासी ऊँघ रहा था, इसलिए उन्हें किसी ने छोड़ा नहीं, बिना विजिटिंग कार्ड के आया। देख साहब ने बड़े नाराज हुए, बोले, इसे कोई मंदिर वंदिर समझ लिया है क्या, धड़धड़ाते चले आइए, चिट क्यों नहीं भेजी।
नारद ने कहा, कैसे बेचता चपरासी सो रहा है, क्या काम है साहब ने रौब से पूछा नारद से। नारद ने भोलाराम का पेंशन केस दिखाया। साहब बोले, आप है बैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज जानते नहीं हो। असल में भोलाराम ने गलती की है। क्या भाई, ये भी एक मंदिर है, यानी कि जो सरकारी कर्मचारी है, जो बड़ा अफसर है, वो कहता है कि जो हमारा दफ्तर है वो भी एक मंदिर है, यहाँ पे भी चढ़ावा चढ़ना चाहिए। अगर भोलाराम ने चढ़ावा नहीं चढ़ाया तो उसकी फाइल आगे कैसे बढ़ सकती है। यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। आप भोलाराम के आत्मीय मालूम होते हैं, यानी कि उनकी फिक्र करने वाले। भोलाराम की दरख्वास्तें उड़ रही है, उन पर वजन रखिए। फिर से वजन की बात आ रही है बार बार, वजन यानी कि रिश्वत, और यही यहाँ पे व्यंग्य किया गया है। यही सारी चीजें भ्रष्टाचार की चीजें बताई गई है, तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। आगे देखो, अब जाकर नारद को धीरे धीरे थोड़ी चीजें समझ में आ रही है कि नारद ने सोचा कि फिर यहाँ वजन की समस्या खड़ी हो गई। साहब बोले, भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तर में जाता है, देर लग ही जाती है, 20 बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है, तब जाकर बात पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है उतने ही स्टेशनरी लग जाती है। हाँ, जल्दी भी हो सकती है, मगर फिर वही बात आ गई, वजन रखो, रिश्वत दो, पैसे दो। फिर साहब रुके। नारद ने कहा, मगर क्या। नारद जी अभी भी नहीं समझ रहे थे। साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन चाहिए, रिश्वत चाहिए। भाई आप समझ क्यों नहीं रहे हो। अगर पैसे चाहिए, फाइल पे सिग्नेचर चाहिए, तो पहले हमें खुश करो। आप समझे नहीं। जैसे आपकी ये सुंदर वीणा है, अब अब जो अफसर है उसकी नजर नारद जी की वीणा पे पड़ गई, और वो बोलेंगे कि अगर आपके पास देने को पैसे नहीं है तो कम से कम आप अपनी वीणा दे दीजिए, मेरी बेटी इस वीणा से संगीत सीखेगी तो कुछ उसके काम ही आएगी। इसका भी वजन भोलाराम की दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, ये मैं उसे दे दूंगा, वो भी खुश हो जाएगी और मेरा काम भी हो जाएगा। साधु संतों की वीणा से तो और अच्छे स्वर निकलते हैं। नारद अपनी वीणा छीनते देख घबराए, पर फिर संभल कर उन्होंने वीणा टेबल पर रखकर कहा, ये लीजिए, अब जरा जल्दी उसकी पेंशन ऑर्डर निकाल दीजिए। किसके? भोलाराम के। तो ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है कि नारद ने जो बड़ा सरकारी अफसर था उसकी फाइल पे जो वजन रखवाना चाह रहे थे, उसको वजन रखने के लिए उन्होंने किस चीज का वजन रखा? तो वीणा का। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी, वीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। घंटी बजाने पर चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू से भोलाराम के केस की फाइल लाओ। थोड़ी देर बाद चपरासी भोलाराम की 100-150 दरखास्तों से भरी फाइल लेकर आया। उसमें पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल पर नाम देखा और निश्चिंत करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने? नारद समझे कि साहब कुछ ऊंचा सुनता है, इसलिए जोर से बोला, भोलाराम। सहसा फाइल में से आवाज आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? तो फाइल में से पहली जब आवाज आती है भोलाराम की, तब किस नाम से आवाज आती है कि कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? क्या पेंशन का ऑर्डर आ गया? नारद चौंके, पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए। बोले, भोलाराम, तुम क्या भोलाराम के जीव हो? ये नारद उनसे पूछते हैं जब फाइल में से आवाज आती है। तब भोलाराम कहते हैं, हाँ मैं ही हूं इस फाइल में। हाँ, आवाज आई। नारद ने कहा, मैं नारद हूं, तुम्हें लेने आया हूं, चलो स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आवाज आई, मुझे नहीं जाना है, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों पर अटका हूं, यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरख्वास्तें छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मैंने इनको इसी तरीके से छोड़ दिया तो मेरे पीछे परिवार का क्या होगा। इस तरीके की चीजें हमें यहाँ पे पूर्ण रूप से व्यंग्यात्मक रूप में बताई गई है कि भाई एक आम व्यक्ति, एक गरीब वर्ग का जो व्यक्ति है, उसके जीवन में कितनी सारी समस्याएं आती है, जिस पर सिर्फ उनकी बिना किसी गलती के, ये सरकारी कर्मचारियों के रिश्वत के चक्कर में, भ्रष्टाचार के चक्कर में हर दूसरा व्यक्ति गरीबी की वजह से पिसता रहता है उनके कारण। इसके अलावा सॉरी, आगे देखो। ओके, तो यहाँ पे हमने बोलाराम के जीव के कहानी को काफी अच्छे से और डिटेल में पढ़ा है कि इसमें क्या चीजें बोली गई है, और लेखक हमें यहाँ पे क्या चीजें बताना चाह रहे हैं। जो भ्रष्टाचार की चीजें वो सारी हमने देख ली। इसमें अलग अलग पात्र आए, उनके कथनों के ऊपर हमने चर्चा करी।
और इसमें जो सरकारी तंत्र है उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार किस तरीके से था, फाइलों में जो अटकी हुई पेंशन थी उसको, आम आदमी की जो बेबसी है उसको भी यहाँ पे उजागर किया गया है। क्योंकि एक सेवानिवृत्त कर्मचारी है जिसका नाम बोलाराम है, उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी पेंशन दफ्तर की फाइलों में अटकी रहती है और जिसकी वजह से वो स्वर्ग में नहीं जाना चाहता है। और यहाँ पे अगर हम मोटा मोटा बात करें तो भ्रष्टाचार पर चोट की गई है। किस पर? भ्रष्टाचार। व्यंगात सॉरी व्यंगात्मक रूप से ये कहानी लिखी गई है। इसके अनुसार नारद की भूमिका इसमें अहम भूमिका दिखाई गई है और प्रतीकात्मक रूप में इसमें अंत होता है। कैसे? देखो, प्रतीकात्मक अंत यानी कि जब भोलाराम का जीव पेंशन की फाइलों में अटका होता है तो वहां यह दर्शाता है कि भ्रष्टाचार के कारण आम आदमी की आत्मा को शांति नहीं मिली है और वो उसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है कि उसकी जो फाइल्स है उस पर साइन हो जाए तो उसकी दरखास्त है उस वहां से अटकी हुई बाहर निकल जाए और उसका परिवार सुखी हो जाए। नारद की भूमिका हकीकत में जब पता चलता है कि सांप को सिर्फ घूस नहीं चाहिए, यानी कि उसका जो वीणा नहीं चाहिए, वीणा के रूप में उसको घूस चाहिए, उसको रिश्वत चाहिए ताकि उसके वो काम आ सके। इस तरीके से हमने आज इस पूरी कहानी को पढ़ा है। आप लोगों को समझ में आई होगी ये कहानी अच्छे से। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो, क्लास में आपको चीजें समझ में आई हो कि इस कहानी में से हमें किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं या फिर और क्या डीप चीजें हैं, इसके अलावा और क्या इसमें से प्रश्न बन सकते हैं, वो सारी चीजें हमने इस क्लास में समझी। आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और अगली क्लास में हम यूनिट 10 की ही और सारे टॉपिक्स भी पढ़ेंगे धीरे धीरे, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले हमारा साथ देना होगा। क्लास को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। टेलीग्राम चैनल जो कि हमारा है, टेलीग्राम चैनल प्रेप रीडर यूजीसी हिंदी के नाम से है, प्रेप रीडर यूजीसी हिंदी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और इसके अलावा इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पे भी हमारे पास हमारी 2 आईडी, एक तो प्रेप रीडर के नाम से है प्रेप रीडर और एक दूसरी आईडी है साहित्य और मैं के नाम से। इन दोनों आईडी को आप फॉलो करके या फिर कुछ और अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे नहीं मिलती है तो उसकी बजाय आप यहाँ पे भी ले सकते हो। इसके अलावा आप हमसे जो भी क्लास की पीडीएफ्स होती है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पे पढ़ सकते हो क्लास के बाद, और अपने शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना। मिलते हैं अगली क्लास में किसी और अच्छी कहानी या अन्य गद्य विधा के साथ, जिसमें हम इनको इसी तरीके से और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।